आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन के बारे में और फिर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। जैसे ये कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर गिर जाएगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर गिर गया है ना, गिरा हुआ है, तो इसकी इमेज भी इस तरीके से गिर जाएगी। इस प्रकार से अब ऑब्जेक्ट को देखें तो इसमें दो यू होंगे, एक u1 और दूसरा u2, दो यू हो जाएंगे। देखिए जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर गिरा नहीं था, फॉल नहीं हुआ था, मतलब जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर था इस तरीके से, तब ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये पोल है, तब ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक यू होता था और इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती थी और ये एक वी होता था, यानी कि सिंगल यू होता था, सिंगल वी होता था, ठीक है ना। लेकिन और तब हम लोग डिफाइन करते थे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन m, जिसके फॉर्मूले हुआ करते थे लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा फार्मूला -v/u, तीसरा फार्मूला -f अपॉन u -f, और चौथा फार्मूला हुआ करता था m निकालने का, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, और चौथा फार्मूला हुआ करता था -v -f/f। ये चार फार्मूले हुआ करते थे और इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या लेटरल मैग्नीफिकेशन, जिसे हम लोग सिर्फ मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। ये तब डिफाइन होता है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर केस देखिए बदल गया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर खड़ा हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट गिर गया है और गिरने की वजह से अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो गया है, तो इसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। और अब अगर हम मैग्नीफिकेशन को स्टडी करेंगे तो इस प्रकार के मैग्नीफिकेशन को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट गिर जाएगा तो इसके दो यू होंगे, एक u1 और दूसरा u2, तो इसके दो v होंगे, एक होगा v1 और एक होगा v1 और एक होगा v2। जब दो u होंगे u1 और u2 तो दो v होंगे v1 और v2। f क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम u1 और f की हेल्प से v1 कैलकुलेट कर लेंगे, u2 और f की हेल्प से हम लोग v2 कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमें v1 और v2 मिल जाएंगे तो हम लेंथ ऑफ इमेज निकालेंगे। लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाले v से छोटे वाले v को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर v1 बड़ा है तो v1 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और v2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो जब हम v1 से v2 को माइनस कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा। और ये आने के बाद लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन का नोटेशन है, m के नीचे l लिखा जाता है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। और ये है देखो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ये सिर्फ m से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इसके सफिक्स में हम लोग l का यूज़ भी करते हैं। माइनस लगाएंगे और लेंथ ऑफ इमेज करेंगे, लेंथ ऑफ इमेज लिखेंगे और नीचे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करके लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन को निकाला जा सकता है, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइज करवा दें क्या क्या हमें करना है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि उसके अलोंग गिर जाएगा तो उसमें दो यू हो जाएंगे, एक u1 और दूसरा u2। तो हम u1 और f की हेल्प से v1 कैलकुलेट कर लेंगे, हम u2 और f की हेल्प से v2 कैलकुलेट कर लेंगे। अब लेंथ ऑफ इमेज निकालेंगे, जिसमें हम बड़े वाले v से छोटे वाले v को माइनस कर देंगे, मैग्नीट्यूड माइनस कर देंगे, केवल मॉड वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा। और ये आने के बाद लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन बराबर होगा माइनस लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हम इसका एक एग्जांपल देते हैं। एक बात यहाँ पे और बता दें, एक बात यहाँ पे और जल्दी से सुन लो कि चलिए ये मिरर हो गया। देखो अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है और गिर गया है तो उसकी इमेज भी छोटी होगी, और ऐसे में अभी भी दो यू होंगे लेकिन हम लोग सिर्फ एक यू कंसीडर करेंगे
और 2 v होंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ एक v कंसिडर करेंगे। और तब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम पहले m कैलकुलेट कर लेंगे। एक u और एक v होगा, अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो एक u होगा एक v होगा। तो हम पहले मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे, ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे, और तब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हम m स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम कब करना है? ये वाला काम तब करना है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर गिर तो गया है, लेकिन वो बहुत छोटा है। बहुत छोटे होने की वजह से उसमें सिर्फ एक u और एक v होगा। उस एक u और एक v की हेल्प से हम लोग ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे, और ये कैलकुलेट करने के बाद लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू m स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालने का ये फार्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब ऑब्जेक्ट छोटा होगा और प्रिंसिपल एक्सिस पे गिर गया होगा। और ये पूरा मेथड कब इस्तेमाल करना पड़ेगा? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे गिर तो गया है, लेकिन वो बड़ा है, बड़े होने की वजह से उसमें 2 u होंगे, 2 u होंगे तो 2 v होंगे। हम दोनों u की हेल्प से दोनों v निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले v से छोटा वाला v सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा। और इसको निकालने के बाद हम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये काम कब करेंगे? जब यही ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे गिर गया है वो बड़ा नहीं बल्कि छोटा है। छोटा होने की वजह से सिर्फ एक u ही कंसिडर करेंगे। एक u होगा एक v होगा। एक u और एक v की हेल्प से हम लोग पहले ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे, और तब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम लोग इस ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल तुमको देते हैं। क्वेश्चन है कि एक कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। इसका एक सिरा C पर है, ये F है फोकस, और फोकस से डबल पर ये C है। ठीक है। ये F और ये C, ऑब्जेक्ट का एक सिरा C पर है। ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हमें इमेज की लेंथ निकालनी है, साथ ही साथ हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। ज़रा ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट का एक एंड C पर होगा तो इमेज का, इसका इमेज भी C पर होगा, C की इमेज C पे होगी। ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये पोर्शन अंदर आ रहे हैं तो इमेज में ये पोर्शन बाहर जाएंगे, इस और बड़े भी होते जाएंगे। इस प्रकार से ये इमेज बन गया। ये देखिए ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज। ठीक है ना। तो हमें इमेज की लंबाई भी निकालनी है, साथ ही साथ हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर तुम ये देखो तो U1 ये U1 20 होगा, -20, तो इससे रिलेटेड V1 भी -20 होगा सेंटीमीटर, क्योंकि C की इमेज C पे ही बनती है। तो अगर U1 20 तो ये इमेज देखिए V1 भी 20। अब U2, ये वाला U, तो ये पूरा 20 और ये 5, तो ये कितना बचा? 15। तो U2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो हमें पहले V2 कैलकुलेट कर लेना चाहिए। 1/V2 प्लस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F। V2 कैलकुलेट करना है, U2 की वैल्यू -15 और ये 1/-10। कॉन्केव मिरर होने की वजह से फोकस दूरी नेगेटिव होगी, मतलब कि 10 दिया हुआ है तो हम लोग लेंगे -10। 1/V2 इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, 32 minus 3 means -1/30 means V2 is equal to -30 सेंटीमीटर। V2 आ गया।
तो V1 20 और V2 30, V1 20 और V2 30, तो इमेज की लंबाई कितनी होगी? लेंथ ऑफ इमेज देख के बोलो, 30 माइनस 20 मीन्स 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इमेज आने के बाद लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये आ गया माइनस का 2। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का आंसर आ गया -2। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर खड़ा नहीं है बल्कि ऐसे गिर गया है, और गिर जाने की वजह से इसमें 2 U हो गए हैं, एक U1, हाँ एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी U1 और एक U2। देखिए ध्यान से, U1 यहाँ तक और U2 यहाँ तक, ठीक है ना। तो U1 इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये सिरा C पर है, C पर है मतलब F का डबल, यानी कि F का डबल मतलब 20। अगर U1 20 तो V1 भी 20, और अब U2 ये, तो U2 मतलब 20 से 5 कम यानी कि 15। ओके, तो U2 15 की हेल्प से हम V2 कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला V2 कैलकुलेट करना है, U2 की वैल्यू -15, फोकल लेंथ -10, कैलकुलेट करने के बाद आ गया V2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब इमेज की लंबाई निकालनी है, तो इमेज का ये सिरा 20 सेंटीमीटर पर है और इमेज का ये सिरा 30 सेंटीमीटर पर है। फिर से सुनो, इमेज का ये सिरा 20 दूरी पर है और ये सिरा 30 दूरी पर है, तो इमेज की लंबाई आ गई पूरा 30 माइनस 20, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए होता है फार्मूला माइनस लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि -10/5 यानी कि -2। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और ऑब्जेक्ट एल शेप का है। ये इसका लेटरल पार्ट है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला लेटरल पार्ट, और ये लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है। इस पार्ट को कहते हैं लेटरल पार्ट और इस पार्ट को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल पार्ट। ठीक है ना। तो हमें इस पार्ट की इमेज लेंथ और इस पार्ट की इमेज लेंथ का रेशियो बताना है। माना कि इस पार्ट की इमेज लेंथ I1 और इस पार्ट की इमेज लेंथ I2 है, तो हमें I1 और I2 का रेशियो बताना है। तो पहले हम लेटरल पार्ट पे काम करेंगे। लेटरल पार्ट के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइन किया जाएगा, जो कि -f/u -f से कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया -10 -15 -10, ये हो गया 10/-15 plus 10 means 10/-5, this become -2। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बराबर होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट x है। इस तरीके से इमेज लेंथ -2xi। अब बात करेंगे फॉर लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट। लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट के लिए हम लोग ml डिफाइन करेंगे, और ml इज इक्वल टू हम m² लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बहुत छोटा है, और जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग ml निकालने के लिए हम लोग m² की हेल्प ले सकते हैं। m² का मतलब हो गया, ये देखिए ये m निकला हुआ है -2, ठीक है ना, ये m निकला हुआ है ना -2, ये देखिए ये -2 है, तो -2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लेंथ x है, देखिए इस तरीके से लेंथ ऑफ इमेज
-4x आ गया, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। अब इन दोनों का रेशियो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू -2x अपॉन -4x मीन्स 1/2। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पहले हमने लेटरल पार्ट पर काम किया और फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल पार्ट पे काम किया। जब हम लेटरल पार्ट का मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो फार्मूला होता है -f अपॉन u माइनस एफ। हमने f की वैल्यू रख दी है, u की वैल्यू देखिए -15, देखिए लिखा हुआ है -15 माइनस f की वैल्यू -10। -10 क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है, इसलिए -10। कैलकुलेट कर लिया, -2 आ गया। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन बराबर होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देखो x है, इस प्रकार से लेंथ ऑफ इमेज आ गया -2x। अब हम लॉन्गिट्यूडनल पार्ट पे काम करना शुरू करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल पार्ट के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन डिफाइन होगा ml इज इक्वल टू होता है m स्क्वायर, m की वैल्यू -2 का स्क्वायर हो गया 4। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का बेसिक फार्मूला होता है माइनस लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स I2 बाई x। तो I2 इज इक्वल टू माइनस का 4x आ गया, I1 आ गया, I2 आ गया, इन दोनों का रेशियो आ गया 1/2। ठीक है ना, इतना रिवाइज करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। बहुत अब हम लोग बात करेंगे एरियल मैग्नीफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कल के लेक्चर में ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन m के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात की आज लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ml के बारे में। ये तब डिफाइन होता है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला तब डिफाइन होता है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है, या दूसरे टर्म्स में हम कहें तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर गिर जाता है, यानी कि उसकी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो जाती है, तब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरियल मैग्नीफिकेशन। अब देखिए ये कब डिफाइन होता है। जब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल प्लेट जैसा होता है, ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी प्लेट जैसी होगी। और इस प्रकार के केसेस में हम लोग अगर ऑब्जेक्ट का एरिया दिया हो और इमेज का एरिया पूछा जाए, या एरियल मैग्नीफिकेशन पूछा जाए, तो एरियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला, एरियल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम लोग m स्क्वायर फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पहले हमको m निकाल लेना होगा और फिर m स्क्वायर कर देने से हमको एरियल मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि हम m कैसे निकालेंगे, तो m निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में प्लेट का u दिया होगा और इमेज की डिस्टेंस v दी होगी, u और v की हेल्प से हम लोग m निकाल लेंगे, या फिर f दिया होगा तो u और f की हेल्प से भी हम लोग m निकाल सकते हैं, क्योंकि m निकालने के, m फाइंड करने के 5 फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। उनमें से किसी भी एक से हम m कैलकुलेट कर लेंगे, और m का स्क्वायर करने से भी एरियल मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमको मिल सकती है। ठीक है ना, अभी इसका एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। एक क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है एक प्लेट जैसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एक स्क्वायर प्लेट है। इसकी पोल से डिस्टेंस यानी कि u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो हमें इसके इमेज का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्लेट को देखकर पहले आप ये देखिए कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स
9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हमें इमेज का एरिया निकालने के लिए पहले एरियल मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना चाहिए, और एरियल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए पहले हम लोग को ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ माइनस 10 अपॉन u की वैल्यू -25 माइनस 10, दिस इज 10 बाई -25 प्लस 10 मीन्स -10 बाई 15 मीन्स -2/3। ये आ गया ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। और अब एरियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू m स्क्वायर। m स्क्वायर का मतलब हो गया 4/9। ये देखो m की वैल्यू 2/3 है ना, -2/3, इसका स्क्वायर कर दिया तो 4/9। और ये इज इक्वल होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 4/9, ये 9 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। ऑब्जेक्ट स्क्वायर प्लेट थी तो इसका एरिया 3 × 3 मतलब 9 सेंटीमीटर। हमें इमेज का एरिया कैलकुलेट करना है, तो पहले ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करें। -f अपॉन यू माइनस f हमको दिया हुआ है 10 और u हमको दिया हुआ है 25। कॉन्केव होने की वजह से, हाँ कॉन्केव है ना, तो कॉन्केव की फोकल लेंथ 10 बोलेंगे, -10 बोलेंगे, -10 बोलेंगे। क्वेश्चन में कभी -10 नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में तो 10 ही दिया होगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको +10 बोलें कि -10 बोलें। कॉन्केव होने की वजह से फोकल लेंथ विल बी -10 एंड सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाएंगी। तो ये सारी डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे के अपोजिट होती हैं, ये वाली, ये हो गया -25 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करने के बाद आ गया -2/3। जब ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन आ गया तो एरियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है m स्क्वायर यानी कि 4/9, और इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमको पता है 9 से 9 कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना करिए, फिर अगला आर्टिकल बताते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन फार्मूले के बारे में। एक बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा फार्मूला है इसका। पहली बात तो ये बता दें कि न्यूटन फार्मूला सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए एप्लीकेबल है। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए एप्लीकेबल है, ये कॉन्वेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है, और कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। कल हम लोगों ने बताया था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है वो रियल भी होती है और वर्चुअल भी होती है। तो क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ रियल इमेज के लिए ही एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला सिर्फ कॉन्केव मिरर के केस में लगेगा, कॉन्वेक्स केस में नहीं लगेगा। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस से x1 डिस्टेंस पर हो और उसकी रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, देखो उसकी रियल इमेज, जो रियल इमेज है वो फोकस से x2 दूरी पर हो, यानी कि इस मामले में जो डिस्टेंसेस ली जानी है वो पोल से नहीं बल्कि फोकस से ली जाती हैं। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी x1 है और उसकी इमेज की फोकस से दूरी x2 है और मिरर की फोकल लेंथ f है, तो ये छोटा सा फार्मूला है x1 x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर। और इस फार्मूले में भी x1 x2 या f को हमें विद साइन पुट करना है। ठीक है ना, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी x1 है और उसकी रियल इमेज, ये रियल इमेज है, इसकी फोकस दूरी x2 है, तो x1 और x2 का प्रोडक्ट मिरर की फोकल लेंथ f स्क्वायर, f के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका भी पहले हम क्वेश्चन तुमको बताते हैं, यही देख लो। ये कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये इसका फोकस है, और ऑब्जेक्ट फोकस से मान लो कि 5 सेंटीमीटर पर है,
तो हमारा क्वेश्चन है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोल से डिस्टेंस क्या होगी। मान लो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, तो ये डिस्टेंस x2 होगी। ना हम जानते हैं x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, x1 माइनस 5 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर मतलब 100, एफ स्क्वायर का मतलब हुआ -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर माइनस 5x2 इज इक्वल टू 100, यानी कि x2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये -20 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ 10 है, यानी कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इमेज के लिए x2 की वैल्यू आई है 20, हाँ माइनस में तो आएगी क्योंकि इधर है ना, तो माइनस, तो ये 20 और ये 10, तो इमेज की पोल से दूरी हो गई ये 10 और ये 20, यानी कि v विल बी इक्वल टू 10 प्लस 20 माइनस में, यानी कि -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब पहले हम अगला आर्टिकल बताएंगे, फिर हम एक और क्वेश्चन कराएंगे इसका। अब हम लोग अगला आर्टिकल देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखिए, जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसकी इमेज भी मूव करेगी, और हम लोग अपने इस आर्टिकल को इस प्रकार से डेवलप करने जा रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट भी चले और मिरर भी चले, तो हमें इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। जैसे ये कोई मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, और मान लो ये इसकी इमेज है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है और मिरर की वेलोसिटी गिवन है, और हमें इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना, 1 प्लस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर फॉर्म में लिखना, माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखना। वेक्टर फॉर्म में लिखना बड़ा आसान है। जैसे ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो ये प्लस आई कैप, और ये वेलोसिटी ऑफ मिरर इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब माइनस आई कैप। ये प्लस आई कैप के साथ और ये माइनस आई कैप के साथ लिखा जाएगा इस डायग्राम में। हम एक एग्जांपल देंगे, पहले तुम फॉर्मूला तैयार कर लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में, और उसके बाद माइनस m स्क्वायर टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन m कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन m कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले हम तुमको बता चुके हैं, -v/u m इज इक्वल टू I/o, -v/u m इज इक्वल टू -f/u - f, या फिर m इज इक्वल टू -v-f/f। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन ऑप्टिक्स में कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर आर्टिकल में ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग हो जरूर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्ट का u दिया होगा या v दिया होगा या फोकल लेंथ दी होगी, u, v या f में से कोई भी दो चीज़ें अगर हमको मालूम है तो हम पहले ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद हम इस फार्मूले को अप्लाई करके वेलोसिटी ऑफ इमेज को बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं एक, चलो यहीं पे एग्जांपल दे देते हैं, जल्दी देखना। मान लो कि
मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है और इसकी इमेज 30 सेंटीमीटर पर है। ये क्वेश्चन में मान लो कि गिवन है, ठीक है। तो u और v हमको यहाँ पे गिवन है। अब क्या हुआ, तो पहले m निकाल लेते हैं, फिर 1 बाई 1 बताते हैं। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो माइनस 30 अपॉन -15, ये हो गया -2, m आ गया। अब आगे सुनो, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, मान लो किसी क्वेश्चन में कि अब ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा और मिरर इसके अपोजिट 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगी। तो इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर माइनस m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर। तो 1 प्लस m स्क्वायर मतलब 4, राइट। एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर देखिए किधर है, इस तरफ है ना, -x डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस का 2i कैप माइनस अगेन m स्क्वायर मतलब 4, ठीक है ना, m स्क्वायर मतलब 4। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड है और प्लस x डायरेक्शन में है, प्लस x डायरेक्शन में है, यानी कि i कैप, ठीक है ना। यहाँ पर -i कैप क्यों है, यहाँ पे i कैप क्यों है। वेलोसिटी ऑफ मिरर -x डायरेक्शन में, इसलिए -i कैप के साथ लिखा गया है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस x डायरेक्शन में, इसलिए प्लस i कैप के साथ लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस का 5 × 2 यानी कि माइनस का 10 i कैप माइनस का 12 i कैप मीन्स इट बिकम माइनस का 22 i कैप। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर आ गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज -22 i कैप मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब है कि इमेज -x डायरेक्शन में जाएगी, इमेज -x डायरेक्शन में जाएगी, -i कैप आया ना, इसलिए कह रहे हैं कि इमेज -x डायरेक्शन में जाएगी और इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 22 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। इसको रिवाइज करिए, फिर आगे बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्केव मिरर जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर और उसकी इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज 20 सेंटीमीटर पर बन रही है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 9 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो m कैलकुलेट करिए। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, मतलब v -30 और u v -20, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है ना। तो v -20 और u -30, -20 बाई -30 मीन्स -2/3, ये m आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर। तो क्योंकि मिरर चल नहीं रहा है, मिरर इस क्वेश्चन में रेस्ट में है,
इसलिए मिरर की वेलोसिटी की जगह पर 0 हो गया, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, माइनस m² मतलब 4/9, देखना -2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 9i कैप, प्लस में आया 9i कैप प्लस में, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस x डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस i कैप के साथ लिखा जाएगा। 9 से 9 कैंसिल करने पर आ गया -4i कैप, और -4i कैप का मतलब है इमेज की वेलोसिटी इस दिशा में होगी, इमेज की वेलोसिटी -x डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। अगर इमेज की वेलोसिटी -i कैप के साथ आई है मतलब कि उसकी वेलोसिटी -x डायरेक्शन में होगी। अगर इमेज की वेलोसिटी प्लस i कैप के साथ आती तो इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी प्लस x डायरेक्शन में होगी। यानी कि तुम लोग डायरेक्शन को इग्नोर मत करना, वेक्टोरियल फार्मूला है, वेक्टर फार्मूले का यही फ़ायदा होता है कि इससे मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है और डायरेक्शन भी पता चल जाती है। इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड होगा और वेक्टर फॉर्म में -4i कैप होगा, ठीक है ना। अभी अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट मूव किया होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव किया होगा, इस मूवमेंट की वजह से इसकी इमेज पहले 25/3 मीटर पर थी और ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से इसकी इमेज चलते चलते यहाँ पर आ गई, ये 50/7 मीटर पर आ गई। ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से इमेज पहले यहाँ थी और वो मूव करते करते जब ऑब्जेक्ट मूव किया तो इमेज भी मूव की, और ये मूव करते करते 50/7 मीटर पर आ गई और ये 30 सेकंड में हुआ। ये मूवमेंट का जो ड्यूरेशन था वो 30 सेकंड था। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर दिया हुआ है, तो हमें ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड बतानी है। पहली बात तो इमेज ने मूवमेंट क्यों किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट किया तो इमेज ने मूवमेंट किया। तो इमेज के मूवमेंट को देखते हुए हम ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो पहले हम ये जो v हैं इनकी हेल्प से u निकालें। 2 v है ना, पहले v ये है फिर बाद में v ये है, तो पहले v और v की हेल्प से u और u निकालेंगे, 2 u आएंगे, ठीक है। 1/v प्लस 1/u 1/f, ये है 25/3 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/10। r इज इक्वल टू 20 है, इसलिए फोकल लेंथ इसका हाफ यानी कि 10 हो जाएगा। सो 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/25, ये हो गया 50। दिस इज़ 5 माइनस 6 यानी कि -1/50। सो एक u आ गया -50 सेंटीमीटर, इसे हम लोग u1 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगले v को देखकर अगला u फाइंड करो। 1/v 1/u 1/f 1/, फिर ये 50/7 पॉजिटिव है, ये दोनों v पॉजिटिव है। देखो सभी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाएंगी और जो इस तरफ डिस्टेंसेस होंगी वो सब पॉजिटिव, तो प्लस 50/7 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/10 1/u 1/10 माइनस 7/50, this become 50. 5 minus 7/50 means -2/50 minus 1/25, hence u become -25 मीटर। इसको हम लोग u2 कह सकते हैं। यानी कि
ऑब्जेक्ट पहले पोल से कितनी दूरी पर था, 50 मीटर पर था, और फाइनली वो कहाँ पर है, फाइनली वो यहाँ पर आ गया, 25 मीटर पर आ गया। और ये काम कितनी देर में हुआ, कितने टाइम में हुआ बताओ, 30 सेकेंड में हुआ। तो अब ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, दो इमेज नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट के चलने की वजह से उसकी इमेज भी मूवमेंट कर रही है। पहले इमेज यहाँ थी, फिर इमेज यहाँ आ गई। इस इमेज की दूरी की हेल्प से हमने u1 कैलकुलेट किया, इस दूरी की, इस v की हेल्प से हमने u2 कैलकुलेट किया। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया और ये मूवमेंट 30 सेकेंड में हुआ। तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना दूरी चला बताओ, 50 पे था, 25 पे आ गया, तो कितना चला, 25 मीटर कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो ये आ गया 5/6 मीटर पर सेकंड। और इसको तुम 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल आंसर है 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं अभी। ये शीट का 9th क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम आपसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये कोई मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर मिरर पर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट गिरने लगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है वो लाइट जो मिरर पर कन्वर्ज करने की कोशिश कर रही है, मिलने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। अगर कभी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट किसी मिरर पर गिरेगी तो हम मिरर को यहाँ से हटा देंगे, मिरर को यहाँ पे हटा देंगे, और जब वो जहाँ मिलेगी वहीं पर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेंगे और फिर मिरर को वापस रख देंगे। एक बार फिर सुन लो, अगर कभी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, सवाल में लिखा होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अगर कभी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मिरर पर गिरे तो हम मिरर को वहाँ से हटा लेंगे और जहाँ पर रे मिलेंगी वहीं पर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेंगे और फिर वापस मिरर को वहीं पे रख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अब जो u होगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि सभी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाएंगी और ये जो डिस्टेंसेस होंगी वो सब पॉजिटिव और ये जो होती हैं वो सब नेगेटिव, क्योंकि इस समय ऑब्जेक्ट जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ है, इसलिए u विल बी पॉजिटिव। बस इतना सा काम है, u पॉजिटिव लेना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस में। और फिर जो फॉर्मूले आप लोग लगाते रहे 1/v + 1/u बराबर 1/f, या मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले या जो भी फॉर्मूले जैसे भी आप लगाते रहे हैं जो हमने अभी बताया आप लोगों को, वो सब को वैसे ही लगाने। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर मिलती है जब मिरर हटा लिया जाता है। मिरर के हटाने पर ये 5 सेंटीमीटर पर मिलती है। मिरर को हमने हटा लिया, इनको मिलने दिया और फिर वापस मिरर को रख दिया, तो ये u हो गया और यहाँ पर हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। o के नीचे v लिखा है ना, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर u = +5 सेंटीमीटर एंड f +10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पहले तो हम इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करें कि इमेज कहाँ बनेगी, तो 1/v + 1/u = 1/f करेंगे। v कैलकुलेट करना चाहते हैं, u की वैल्यू +5 और f की वैल्यू +10। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए +10। 1/v = 1/10 - 1/5, we get 1 - 2 करके -1/10 means v = -10 सेंटीमीटर।
v की वैल्यू माइनस में आ गई। v की वैल्यू माइनस में आने का मतलब है कि इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, सही बात है। v निगेटिव आ गया ना, v निगेटिव मतलब इमेज बनेगी मिरर के फ्रंट में। अब अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है, तो हम मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, -v/u यूज़ कर सकते हैं, -10 एंड इट इज़ +5, दिस बिकम +2। मैग्नीफिकेशन का साइन बताता है कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, और नंबर बताता है कि इमेज डिमिनिश्ड होगी या इनलार्ज होगी। क्योंकि m प्लस में आया, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज इज़ इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, और ये नंबर 2 है, यानी कि इमेज इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, अगर ये नंबर बाई चांस लेस देन 1 आता तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट किसी मिरर पर गिरे, सवाल में लिखा होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये लाइन लिखी होती है, तो हम मिरर को वहाँ से हटा देंगे और रेज जहाँ मिल रही वहाँ मिलने देंगे, और जहाँ पर रेज मिलेंगी वहीं पर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेंगे और मिरर को वही वापस रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सवाल होगा तब u हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान रखें, अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट किसी में भी वर्चुअल नहीं था, हर बार ऑब्जेक्ट यहीं कहीं पर रखा होता था, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा निगेटिव होता है। ये देखो ना, u हमेशा निगेटिव होता है, जबकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और कराते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें ये एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इस पर गिर रही है। जैसे ही कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट की बात कही जाए, तुम समझ जाना कि हमें मिरर को हटा देना है और रेज़ को पीछे जहाँ मिलना है वहाँ मिलने देना है, और जहाँ पर रेज़ बिना मिरर के मिल जाएँ वहीं पर हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेना है। और क्वेश्चन में दिया होगा कि विदाउट मिरर ये कहाँ मिल रही हैं, तो इस क्वेश्चन में हमने एग्जाम्पल लिया है, ये कोई क्वेश्चन शीट में नहीं है, हम ऐसे ही अपने मन से एग्जाम्पल बना रहे हैं। ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मिरर के ना होने पर मिरर के पीछे 30 सेंटीमीटर पर मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। पोल से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी को हम u कहते हैं, तो u इज़ इक्वल टू हो गया +30 सेंटीमीटर, और f इज़ इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स होने की वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, अब हमें इमेज कहाँ बनेगी ये बतानी है, और इमेज कैसी बनेगी ये बतानी है। इमेज कहाँ बनेगी मतलब v निकालना है, और इमेज कैसी बनेगी मतलब m निकालना है। ये सब कल का लेक्चर याद है ना। इमेज कहाँ बनेगी मतलब v कैलकुलेट करना है, और इमेज कैसी बनेगी मतलब हमको m कैलकुलेट करना है। तो पहले हम v कैलकुलेट करेंगे, बहुत जल्दी देखिएगा भाई। इज इक्वल टू 1/f, देन 1/v प्लस 1/+30, 1/+10, 1/v, 1/10 माइनस 1/30, 30 ये 3 - 1, 2/30, 1/15, यानी कि v इज़ इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव आ गया, v पॉजिटिव आ गया, यानी कि इमेज v पॉजिटिव आ गया, यानी कि इमेज बिहाइंड बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये हमने ये पता कर लिया कि इमेज कहाँ पर बनेगी, तो हमने पता किया कि इमेज +15 पर बनेगी। प्लस मतलब बिहाइंड बनेगी, v बराबर प्लस है मतलब बिहाइंड बनेगी, और 15 पोल से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। ठीक है ना, अब हम ये कैलकुलेट करें कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा। तो m इज़ इक्वल टू -v/u से कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले और भी होते हैं, लेकिन जो फार्मूला कम से कम टाइम में आंसर करवा दे उससे हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। m निकालने के हमने 5 फार्मूले
ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन m कैलकुलेट करने के हमने 5 फॉर्मूले दिए हैं, उनमें से जो सबसे पहले आंसर दे सकता है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। -v/u, तो -v की जगह पर +15 और u की जगह पर +30। एक बार चेक कर लो, u ये 10, ठीक है 10 लेके चलें, ठीक है 1/10 -1/30, 30 3 - 1 2/30 1/15, ठीक है। देन मीन्स ये आ गया -1/2 मीन्स -0.5। तो m का साइन नेगेटिव है, m का साइन नेगेटिव है मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी, इमेज विल बी इन्वर्टेड, और इसका नंबर लेस देन 1 है, इसका मतलब है इमेज विल बी डिमिनिश्ड, इमेज डिमिनिश्ड भी होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी और इमेज डिमिनिश्ड होगी। इमेज m की वैल्यू नेगेटिव आई है इसलिए इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी, और m की जो नंबर आया है वैल्यू आई वो लेस देन 1 आई है, इसका मतलब है कि इमेज डिमिनिश्ड भी होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ज़रा देखिए आप लोग, इस एग्जाम्पल में वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है और जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो पहले देख लीजिए। मिरर, एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पर है और उसकी इमेज रियल इमेज है, देखो उसकी इमेज 20 सेंटीमीटर पर बन रही है, उसकी इमेज 20 सेंटीमीटर पर बन रही है और अब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, मिरर भी मूव करने लगा, तो इमेज की वेलोसिटी हमको बतानी है। तो इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए क्योंकि पहले हमें मैग्नीफिकेशन तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए पहले तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल लें, उसके बाद -v/u -20 -15 यानी कि माइनस का 4/3, v -20 सभी दूरियां पोल से नापी जाती है ना, v -20 और u -15, तो ये हो गया -20 बाई -15, माइनस कैंसिल और ये फॉर्मूले वाला माइनस बचा रहेगा, -4/3 आ गया। अब ये तो हमने मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कह रहे हैं सवाल में कि अब ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा, चलो मीटर पर सेकेंड कर लो, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा और मिरर उसी तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज किस तरफ जाएगी और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इज इक्वल टू 1 + m² वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर माइनस m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर। 1 + m² मतलब 16/9 और वेलोसिटी ऑफ मिरर ये है, इस तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड यानी कि 1 i कैप माइनस 16/9 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी +x डायरेक्शन में है इसलिए 2 i कैप। ये हो गया 25/9 i कैप माइनस 32/9 i कैप, so it is -7/9 i कैप means -0.77 i कैप। इमेज की वेलोसिटी आ गई, इमेज की वेलोसिटी माइनस में आई है यानी कि इमेज की वेलोसिटी 0.77 मीटर पर सेकेंड
टूवर्ड्स माइनस एक्स डायरेक्शन। अगर प्लस में आ जाती तो टूवर्ड्स प्लस एक्स डायरेक्शन, माइनस में आ गई इसलिए टूवर्ड्स माइनस एक्स डायरेक्शन। इस प्रकार से हम इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीफिकेशन सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए। मैग्नीफिकेशन के 4 फार्मूले कितने ज़्यादा बार हम बता चुके हैं। I/O जिसका यूज़ कम होता है, -V/U इसका यूज़ थोड़ा सा होता है, -F/U-F ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, -V/F ये भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है, और 1 - M = V/F कुछ सवालों में इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि मैग्नीफिकेशन ऑप्टिक्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आगे हम जब लेंस पढ़ाएंगे तो भी मैग्नीफिकेशन को उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा जितना यहाँ पर मिरर को पढ़ाते वक्त मिल रहा है। अभी हम तुम्हें कुछ और चीज़ें बताते हैं। कुछ बातें तुमको प्लेन मिरर के बारे में भी बता दें जो एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। प्लेन मिरर ये इसका नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। I और R की वैल्यू आपस में हमेशा बराबर होगी। अब मिरर से जो एंगल बनता है, ये मिरर है, इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है इसे कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ये देखिए, ये है ग्लांसिंग एंगल। अगर ये ग्लांसिंग एंगल है तो इधर वाला एंगल भी ये हो गया ग्लांसिंग एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर I प्लस ग्लांसिंग एंगल = 90, यानी कि ग्लांसिंग एंगल 90 - I होगा। बस तुम ये ध्यान रखो कि I और फाई का जो सम होता है वो देखिए नज़र आ रहा होगा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक तो ये बात हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, और ये कुछ क्वेश्चंस में काम आता है। अब देखिए थोड़ा सा डेविएशन के बारे में बता दें। ये मिरर है, प्लेन मिरर में हम वो बातें ही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो अगर ये मिरर ना होता, तो ये रे कैसे जाती? सीधे जाती। अगर ये मिरर ना होता तो ये इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधे जाती, लेकिन ये मिरर की वजह से डेविएट हो गई। मिरर ना होता तो ऐसे जाती और मिरर की वजह से वो यहाँ चली गई। इसका मतलब है कि ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री है, बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री है। I, R और ये पूरा एंगल 180 है। मतलब I प्लस R प्लस एंगल ऑफ डेविएशन = 180, यानी कि डेविएशन का फॉर्मूला बन गया 180 माइनस I प्लस R, 180 माइनस I प्लस R। लेकिन I और R क्योंकि इक्वल होते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2I। ये है एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला। डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो बस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ध्यान दीजिए और फॉर्मूला कैलकुलेट कर लगा दीजिए 180 माइनस 2I, ठीक है ना। और इस डायग्राम में जो डेविएशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है क्योंकि रे, मिरर ना होती तो रे ऐसे जाती और मिरर की वजह से रे इधर जा रही है, तो ये जो इसको जहाँ जाना था वहाँ ना जाकर एंटी क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ चली गई, इसलिए ये डेविएशन को हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि एग्ज़ाम में
डेविएशन की वैल्यू ही ज़्यादा पूछते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं पूछते हैं, पर पूछा भी जा सकता है इसलिए बता दिया। अब ज़रा ध्यान तो देखो, डेविएशन जो कि 180 माइनस 2i है, तो हम -2i प्लस 180 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसी इक्वेशन है, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से डेविएशन की वैल्यू लीनियरली कम होती है, जिसका स्लोप नेगेटिव थीटा 90 से बड़ा और इंटरसेप्ट 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम इस ग्राफ के स्लोप की बात करें, हाँ स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, देखो स्लोप नेगेटिव, थीटा मोर देन 90 बना हुआ है ना, इसीलिए। चलिए अब स्लोप की बात करें तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, जो कि यहाँ पर -2 है। अगर हम लोग इस अंदर वाले एंगल अल्फ़ा की बात करें तो थीटा 90 से ज़्यादा होने की वजह से हम tan थीटा को लिख सकते हैं -tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, मीन्स tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। यानी कि डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जिसका स्लोप नेगेटिव यानी कि थीटा 90 से बड़ा, और इंटरसेप्ट अगर डिग्री में देखें तो 180 डिग्री, या अगर हम रेडियन में देखें तो पाई रेडियन होगा। क्योंकि ये इक्वेशन हमारी डिग्री में बनी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर इंटरसेप्ट को डिग्री से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो अभी हमने ये थोड़ा सा बता दिया कि एक सिंगल प्लेन मिरर से डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, और वो डेविएशन कब क्लॉकवाइज और कब एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे इस डायग्राम में मिरर ना होती तो रे ऐसे जा रही थी, और मिरर के होने की वजह से रे ऐसे जा रही है, तो ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे जा रही है। तो देखिए यहाँ इधर जाना चाहिए था और जा इधर रहा है, तो कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि क्लॉकवाइज हुआ। यहाँ जाना चाहिए था लेकिन जा रही है ऐसी, तो ये जाना था और जा रही है ऐसी, तो ये देखो ऐसे जाना था और यहाँ जा रही है, तो डेविएशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग ये भी देख लें कि अगर दो प्लेन मिरर जोड़ कर रखे गए हों तो डेविएशन का क्या फार्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बता दें, ये फार्मूला है डेविएशन का 180 माइनस 2i, तो इसको हम लोग 90 माइनस i प्लस 90 माइनस i भी लिख सकते हैं, और 90 माइनस i का मतलब हो गया फाई, यानी डेविएशन का फार्मूला 2φ भी हो सकता है। डेविएशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फाई। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और फाई ग्लांसिंग एंगल है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला हो गया डेविएशन का 180 माइनस 2i, और दूसरा फार्मूला हो गया डेविएशन इज इक्वल टू 2φ। ये बहुत छोटा सा फार्मूला है। डेविएशन के दो, सिंगल मिरर से डेविएशन के दो फार्मूले हो गए। पहला 180 माइनस 2i, तो अगर i दिया हुआ है तो 180 माइनस 2i से कर लो, और अगर कभी ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है, ये वाला ग्लांसिंग एंगल, तो फिर डायरेक्टली कर दो डेविएशन इज इक्वल टू 2φ, ठीक है। अब हम लोग ये देखें कि दो प्लेन मिरर अगर जोड़ कर रखे गए हैं तो वो कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेंगे। ये दो प्लेन मिरर्स थीटा एंगल पर कॉर्नर टू कॉर्नर जोड़ के रख दिए गए। एक लाइट रे यहाँ से आई, ये नॉर्मल है मिरर का नॉर्मल, और ये यहाँ पे चली गई, यहाँ पे टकराई तो ये नॉर्मल बना दिया, और लाइट रे यहाँ पे चली गई, ठीक है। ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मिरर पर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड मिरर पर, ठीक है। ये फर्स्ट मिरर और ये सेकेंड मिरर, ठीक है। तो डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले
थोड़ा सा I1 और I2 और थीटा में रिलेशन देख लें। अगर ये I1 होगा तो ये भी I1 होगा, क्योंकि I = R होता है। ये I2 होगा तो ये भी I2 होगा। अच्छा, ये पूरा एंगल 90 है, और 90 में से ये I1 है, तो ये एंगल 90 माइनस I1। ये पूरा एंगल 90 है, और 90 में से ये I2, तो ये एंगल 90 माइनस I2 होगा। ठीक है ना। अब किसी ट्रायंगल में अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 होने की वजह से थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 इज इक्वल टू 180। तो ये 90 180 कैंसिल करने पे थीटा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि I1 प्लस I2 का सम हमेशा थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना। पहले मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरे मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम हमेशा दोनों मिरर्स के बीच के एंगल के इक्वल होता है। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू थीटा। ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हम डेविएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नेट डेविएशन पहले मिरर से डेविएशन प्लस दूसरे मिरर से डेविएशन। ठीक है। तो पहले मिरर से डेविएशन का फॉर्मूला पता है ना, 180 माइनस 2I1, और दूसरे मिरर से डेविएशन भी 180 माइनस 2 और I2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 360 माइनस 2, कॉमन ले लिया तो I1 प्लस I2। इसका मतलब ये हुआ कि 360 माइनस 2 और I1 प्लस I2 मतलब थीटा, यानी कि प्लेन मिरर से नेट डेविएशन का फॉर्मूला हो गया 360 माइनस 2 थीटा। इस फॉर्मूले से हमको पता चलता है कि दो प्लेन मिरर मिलकर जो डेविएशन प्रोड्यूस करते हैं वो डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और I2 पर डिपेंड नहीं करता। जबकि जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सिंगल प्लेन मिरर से जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन दो प्लेन मिरर से जो नेट डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो उन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। इसे तैयार करो, फिर कुछ और बताते हैं। अब हम नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेन मिरर के सामने रखा होता है तो उसकी सिर्फ एक इमेज बनती है। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट एक प्लेन मिरर के सामने रखा होता है तो उसकी सिर्फ एक इमेज बनती है। जैसे आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी एक ही इमेज तो नज़र आती है, एक ही इमेज तो बनती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखा हो तो फिर मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। मल्टीपल इमेजेस का मतलब है कि मोर देन वन इमेजेस बनती हैं। तो हमको यही देखना है कि कितनी इमेजेस बनती हैं। इसके लिए एक तरीका होता है, दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाकर रखे हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट उनके बीच में कहीं पर रखा हुआ है, यहाँ कहीं भी रखा हुआ है। ठीक है ना। तो कितनी इमेजेस बनेंगी ये देखने के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सा 360 माइनस थीटा करते हैं। 360 बाई थीटा दोनों मिरर्स के बीच के एंगल से डिवाइड कर देते हैं, और जो आता है उसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है ना। जो भी आया 360 बाई थीटा करने से जो भी आया उसको हम लोगों ने अल्फ़ा मान लिया, और हम अल्फ़ा को चेक करते हैं कि अगर अल्फ़ा इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी अल्फ़ा माइनस 1। अगर अल्फ़ा ऑड है, अगर अल्फ़ा ऑड है तो ऑड होने पर हम फिर से दो बातें चेक करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दोनों मिरर्स के बीच इक्वी डिस्टेंट रखा हुआ है, इक्वी डिस्टेंट मतलब बिल्कुल सिमेट्री से रखा हुआ है, यानी कि जितनी दूरी परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से उतनी ही परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से किसी के पास या किसी से दूर नहीं है, तब नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1। और अगर ऑब्जेक्ट
अनसिमेट्रिकली रखा हुआ, यानी कि देखो इसके पास है और इससे दूर है, अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस अल्फ़ा के ही इक्वल होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर अल्फ़ा इज़ अ डेसिमल नंबर, अगर अल्फ़ा डेसिमल नंबर के रूप में आ गया तो ऐसे में हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, माना कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7.3 आ गया तो हम लोग लोअर इंटीजर ले लेंगे, यानी कि 7 ले लेंगे, हमेशा लोअर इंटीजर ले लेंगे। माना कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3.8 आ गया तो हम लोग नंबर ऑफ़ इमेजेस को 3 बता दिया करेंगे। मान लो कि अल्फ़ा की वैल्यू 10.5 आ गई तो हम लोग 10 बता देंगे, यानी कि अगर अल्फ़ा डेसिमल नंबर आ गया तो हमको लोअर इंटीजर आंसर कर देना है। माना कि अल्फ़ा 3.6 आ गया तो 3 कर देना है, नंबर ऑफ़ इमेजेस को 3 बताना है। अगर अल्फ़ा 7.9 आ गया तो हमको नंबर ऑफ़ इमेजेस 7 आंसर करना है। अगर अल्फ़ा 15.1 आ गया तो हमको नंबर ऑफ़ इमेजेस 15 आंसर करना है। यानी कि अगर अल्फ़ा कभी डेसिमल नंबर में आ जाए तो हमें डेसिमल वाला फैक्टर छोड़ देना है और सिर्फ पहला वाला जो होल इंटीजर है उसको ले लेना है, यानी कि यहाँ पर 7 ले लेना है, यहाँ पर 3 ले लेना है और यहाँ पर 10 लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि दो पैरेलल मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना। जरा इसको बना दें फिर बताते हैं। अब मान लीजिए कि दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिड में रखा हुआ है। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a है। तो पहली बात, सबसे पहला सवाल बनता है कि इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। ये फर्स्ट प्लेन मिरर है, सेकंड प्लेन मिरर है, इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, पहली बात तो ये आती है। तो ये तो तरीका बताया था आपको, 360/थीटा कैलकुलेट करेंगे जिसको हम लोग अल्फ़ा मानेंगे। यहाँ पर दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से थीटा विल बी 0 इक्वल अल्फ़ा, देन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि नंबर ऑफ़ इमेजेस इनफाइनाइट होंगी, यानी कि इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। ये इनफाइनाइट इमेजेस कहाँ बनेंगी, ये दोनों एक दूसरे के पीछे, इस मिरर के पीछे बनती जाएंगी इमेजेस, ये देखिए, और इसी प्रकार से इस मिरर के पीछे भी बहुत सारी इमेजेस बनती चली जाएंगी और इस प्रकार से नंबर ऑफ़ इमेजेस, यानी कि इमेजेस बनती ही चली जाएंगी। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको इमेजेस नज़र आएंगी, जिसे हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ़ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। अब सवाल ये पूछा जाता है कि इस मिरर से, माना कि ये nth इमेज है, माना कि ये nth इमेज है, माना कि ये 7th इमेज है, 9th इमेज है या 4th इमेज है, माना कि ये nth इमेज है, तो इस मिरर से इस nth इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला देख लो। दिस d विल बी इक्वल टू 2n - 1 a/2। ध्यान से फॉर्मूले को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2n - 1 a/2, 2n - 1 a/2, जहाँ पर n वो इमेज नंबर है जिसके बारे में पूछा गया। माना कि 7th इमेज की बात करें, nth को चलो हम एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं 7th इमेज, तो यहाँ पर होगा 2 × 7 - 1 a/2, जहाँ पर a दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस है, तो ये हो गया 14 - 1 यानी कि 13 a/2 डिस्टेंस पर बनेगी। माना कि ये a सेंटीमीटर है तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, और अगर ये a मीटर में होगा तो ये आंसर भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि इस मिरर से nth इमेज की दूरी बता दी और इस मिरर से nth इमेज की दूरी नहीं बताई। अरे इस मिरर से और उस मिरर से क्या मतलब है भाई तुम्हारा, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल दोनों के बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है तो जो कैलकुलेशन इधर होंगे वही कैलकुलेशन इधर होंगे। यानी कि अगर इधर कोई कह दे कि nth इमेज कितनी दूर बनेगी तो भी वही फार्मूला होगा। क्या फार्मूला होगा, 2n - 1 a/2। इतना क्लियर है। अच्छा चलो मान लो, अच्छा मान लो, चलो ये फोर्थ इमेज है, मान लो लेट फोर्थ की बात करें, फोर्थ इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, तो आंसर क्या है बताओ,
2 इंटू 4 माइनस 1 a/2, 8 माइनस 1 यानी कि 7 a/2। और बात वही है, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में आएगा, अगर ये सेंटीमीटर में है a तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ये क्लियर है बात। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दोनों के बिल्कुल मिड में नहीं है, फिलहाल तो ये मिड में है ना, जो दूरी ये है वही दूरी ये है, बिल्कुल बराबर बराबर, a/2 ये बिल्कुल मिड में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने तुमको सारी बातें बता दी। अब हमको ये डिस्कस करना ज़रूरी लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट मिड में ना रखा हो बल्कि किसी एक मिरर के पास और किसी एक मिरर से दूर, जैसे कि यहाँ पे कहीं रखा हो, तो हम ये कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। ज़रा बोर्ड साफ़ किया जाए, उसके बाद उसको बताते हैं। अब वही चीज़ देखिए जो हम आपसे डिस्कस करने वाले थे कि दो प्लेन मिरर से एक दूसरे के पैरेलल हैं और ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है। तो ये तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होंगी। कैसे? 360 बाई थीटा कर लिया, 360 और दोनों पैरेलल होने की वजह से थीटा 0, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ये पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे। अब देखना ये है कि ऑब्जेक्ट मिड में नहीं है बल्कि किनारे पर है। ये बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं, इसके पीछे भी बन रही हैं, इसके पीछे भी बनेंगी, बहुत सारी इमेजेस बनती जाएंगी। ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिडिल में नहीं है बल्कि इसके पास है, इससे दूर है। माना कि इससे x1 दूरी पर है और इससे x2 दूरी पर है, और दोनों मिरर्स के बीच की दूरी a हमने पहले ही मानी थी और दोबारा वही मान रहे हैं। ऑब्जेक्ट इससे x1 दूरी पर है और इससे x2 दूरी पर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट दोनों के मिड में नहीं है, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि इस मिरर से nth इमेज की डिस्टेंस बताइए। nth इमेज, माना कि ये nth इमेज है, ये वाली nth इमेज है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से बतानी है। तो हमको ये देखना है कि ये n ऑड है कि इवन है, ऑड है या इवन है, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, आराम से। अगर ये nth इमेज जो सवाल में कही गई कि ये nth इमेज है, इसकी यहाँ से दूरी बतानी है, तो अगर ये ऑड है तो हम इसी के साथ वाला x1 लेंगे, x1 प्लस n-1 a कर देंगे, x1 प्लस n-1 a कर देंगे। अगर ये nth इमेज ऑड नंबर की है तो हम इसी के साथ वाला x1 ले लेंगे, और अगर इवन नंबर की है तो हम इसके साथ वाला x1 नहीं बल्कि दूसरा वाला ले लेंगे, मतलब x2 ले लेंगे, यानी कि x2 प्लस n-1 a करके सॉल्व कर लेंगे। हमें ये डिस्टेंस d फाइंड करनी है। तो इस d के दो फार्मूले हो गए, ये फार्मूला भी हो सकता है और ये फार्मूला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये nth इमेज ऑड नंबर की है तो हम क्या करेंगे, अगर ये nth इमेज ऑड नंबर की है तो हम इसी के साथ वाला x1 ले लेंगे, x1 प्लस n-1 a कर देंगे। और अगर ये nth इमेज इवन नंबर की है तो हम फिर इसके साथ वाला x1 नहीं बल्कि दूसरा वाला बने कि x2 ले लेंगे, x2 प्लस n-1 a कर देंगे, ठीक है। अब जो नियम इस तरफ है वही नियम उस तरफ है। तो जैसे इस तरफ वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो इस तरफ वाला तुमको अपने आप बताना चाहिए हमें। माना कि ये nth इमेज है ये, और nth इमेज की हमें इस मिरर से डिस्टेंस d बतानी है। तो फिर हम वही काम करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो nth इमेज है वो ऑड है या इवन है, ठीक है ना। अगर ऑड है तो हम इसी के साथ वाला लेंगे, यानी कि x2 प्लस n-1 a, ठीक है ना। और अगर इवन है तो हम इसके साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला ले लेंगे, यानी कि d इज इक्वल टू x1 प्लस n-1 a। जो रूल उधर हैं वही रूल इधर हैं, नहीं, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तुम कन्फ्यूज़ हो जाते हो बीच बीच में। हमने क्या कहा, चलो इधर से शुरुआत करते हैं। माना कि ये n ऑड है, हमने कहा था ना अगर ये n ऑड है तो इसी के साथ वाला नंबर लेना है और फिर
n-1a कर देना है। तो अगर ये ऑड है तो इसी के साथ वाला यानी कि x1 प्लस n-1a, और अगर ये इवन है तो इसके साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला लेना है यानी कि x2 प्लस n-1a। यानी कि जो nth इमेज है अगर वो ऑड है तो हमें उसी के साथ वाली दूरी लेनी है, और अगर इवन है तो दूसरी वाली दूरी लेनी है। चलो तो अब देखो, इस मिरर से nth इमेज की दूरी, इस मिरर से nth इमेज की दूरी, तो अगर ये n ऑड है, हमने कहा था ना अगर ऑड है तो इसी के साथ वाला लेना है यानी कि x2 प्लस n-1a, और अगर ये n इवन है तो इसके साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला यानी कि लेना है यानी कि x1 प्लस n-1a। यानी कि अगर चाहे इस मिरर से दूरी पूछी जाए और चाहे इस मिरर से दूरी पूछी जाए, रूल वही है। अगर हम कह तो रहे हैं चाहे इस मिरर से nth इमेज की दूरी पूछी जाए चाहे इस मिरर से nth इमेज की दूरी पूछी जाए, तो हमें रूल ये लगाना है कि अगर वो n जो nth इमेज है अगर वो ऑड है तो उसी के साथ वाला लेना है, अगर ये ऑड है तो इसी के साथ वाला ये x1 प्लस n-1a, और अगर ये इवन है तो इसके साथ वाला x1 नहीं बल्कि दूसरा वाला यानी कि x2 प्लस n-1a। अब बताओ, अगर ये ऑड है तो इसी के साथ वाला, हमने कहा था ऑड है तो उसी के साथ वाला, इवन है तो दूसरा वाला। क्या 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 रूल याद आ गया बताओ? ऑड है तो उसी के साथ वाला, ठीक है ना, x1 x2 में से उसी के साथ वाला, ऑड है तो साथ वाला, इवन है तो दूसरा वाला। चलो भाई, अगर ये nth इमेज ऑड है तो इसी के साथ वाला, इसी के साथ वाला मतलब x2 प्लस n-1a, और अगर ये इवन है तो इसी के साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला मतलब x1 प्लस n-1a। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखो जरा। माना कि ये 100 सेंटीमीटर है, दोनों मिरर्स के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है, और हमसे कहा गया कि 7th इमेज की दूरी बताओ। 7th इमेज, तो बताओ 7 ऑड है कि इवन है? ऑड है, ऑड है। अच्छा, इसमें से x1 20 है और x2 80 है सेंटीमीटर, ठीक है ना, x1 20 x2 80 सेंटीमीटर। 7th ऑड है कि इवन है? ऑड है, इसलिए d इज इक्वल टू, ऑड है तो उसी के साथ वाला यानी कि 20 प्लस 7 माइनस 1 इंटू a मतलब 100 यानी कि 20 प्लस 600 यानी कि 620 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर आ जाइए। माना कि हमसे कहा गया इस तरफ से कि 4th इमेज की दूरी बताओ, तो 4 बताओ इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन होने की वजह से d विल बी इक्वल टू, अगर इवन है तो उसके साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला यानी कि 20 प्लस 4 माइनस 1 a 100 यानी कि 20 प्लस 300 मीन्स 320 सेंटीमीटर। पता नहीं क्या कर दिया, इसके लिए भी 20 ले लिया और इसके लिए भी 20 ले लिया। ये क्या मतलब हुआ? ये ऑड है इसलिए इसी के साथ वाला लिया, और ये इवन है तो इसी के साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा लिया। तो क्या करें, दोनों बार 20-20 हो गया। बात क्लियर हो गई है? कुछ एग्जाम्पल और देते हैं। इस बार दोनों ले लेंगे। चलो, 4th इमेज, 4 इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन है, इवन है तो उसके साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला यानी कि 80 प्लस n-1 a यानी कि 80 प्लस 300
मीन्स 380 सेंटीमीटर। अब ये एग्जाम्पल रिपीट कर लें, इससे फोर्थ इमेज की दूरी, अब ये फोर तो क्या, फोर तो इवन होता ही है, तो जब इवन है तो कह तो दिया इवन है तो उसके साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला, तो यहाँ पे 20 ले लिया। अब फिर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे 80 क्यों लिया, वहाँ पे 20 क्यों लिया। ये भी फोर्थ है, वो भी फोर्थ है, ये भी इवन है, वो भी इवन है, तो जब इवन होता है तो उसके साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला, तो जब इस फोर्स के लिए करेंगे तो दूसरा वाला 80 ले, और जब इस फोर्स के लिए करेंगे तो साथ वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला 20 लेंगे। जब इस फोर्स के लिए करेंगे तो साथ वाला नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे तो 80 आएगा। जब इस फोर्स के लिए लेंगे तो भी साथ वाला नहीं करेंगे बल्कि दूसरा वाला, तो 20 आएगा। इस प्रकार से दोनों आंसर इस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ करके देख लो। फिफ्थ इमेज, अब बताओ 5 ऑड है, और ऑड होने की वजह से उसी के साथ वाला मतलब 80 प्लस n-1 a, इस बार n फिफ्थ है ना, 5 है, 80 प्लस 400 यानी कि 480 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, m1 के पीछे भी इनफाइनाइट, m2 के पीछे भी इनफाइनाइट, और हमें किसी भी इमेज की मिरर से दूरी पूछी जाए तो इवन और ऑड के ये फार्मूलों का ध्यान करेंगे तो क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा, तुरंत क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करने बैठ गए तो फिर अगर फार्मूला नहीं पता है, फार्मूला नहीं याद है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारा बहुत समय ख़राब हो जाएगा। इसलिए फार्मूले का यूज़ करिए जो हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, लेकिन अब दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये दो प्लेन मिरर्स M1 और M2, इनके बीच का एंगल देखो 90 डिग्री है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? थीटा इज इक्वल टू 90। तो हमने कहा था कि अल्फ़ा निकालते हैं, पहले अल्फ़ा निकालने के लिए 360 बाई थीटा करते हैं, तो 360 बाई 90, तो ये आ गया 4, और 4 इवन है। 4 इवन होने की वजह से नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1, मीन्स 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 इमेजेस बनेंगी। अब देखना ये कि हाँ, ये -1 क्यों किया? क्योंकि अल्फ़ा 360 बाई थीटा करने से जो आया वो 4 आया जो कि इवन है, तो अगर अल्फ़ा इवन होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 इमेजेस बनेंगी। अब देखना है कि ये 3 इमेजेस कहाँ बनेंगी। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है x, y इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये ओरिजिन है x, y। तो पहली इमेज तो पहले मिरर से तो उतनी दूरी पर बनती है, पता होगा। तो अगर ये x1, ये x, तो ये भी x, ये पहली इमेज x दूरी पर बन गई, और ये डिस्टेंस y, तो इससे जो M2 से जो इमेज बनेगी वो y दूरी पे बनेगी, ये y, तो ये भी y, ये हमारी सेकेंड इमेज बन गई। और तीसरी इमेज जो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से बनती है, और वो इसी के ठीक पीछे बिल्कुल इसी के बिल्कुल अपोजिट यहाँ बनती है, ये दोनों इन दोनों के कंबाइन एफर्ट से बनती है, ये हमारी थर्ड इमेज हो गई। इन तीनों इमेज में खास बात, हाँ, ये जो M1 से जो इमेज बनी वो I1 है ऑब्जेक्ट की, M2 ने जो इमेज बनाई वो I2 है, और M1 M2 ने मिलकर जो इमेज बनाई वो I3 है।
और इन इमेजेस में ख़ास बात ये होती है कि ये इमेजेस हमेशा एक सर्किल की पेरीफेरी पर एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों इमेजेस एक सर्किल की पेरीफेरी पर एग्जिस्ट करते हैं। सर्किल की पेरीफेरी पर एग्जिस्ट करते हैं जिसका रेडियस r होगा और r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अगर ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट x, y हैं दिस r विल बी हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दो मिरर 90 डिग्री पर हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगी, 3 बनेंगी। एक इमेज m1 से बनेगी, एक इमेज m2 से बनेगी और एक इमेज m1 m2 मिलकर बनाएंगे जिसे हम लोग थर्ड इमेज कहते हैं i3। और ये तीनों इमेजेस i1, i2, i3 और खुद ऑब्जेक्ट एक सर्किल की पेरीफेरी पर होते हैं और उस सर्किल का रेडियस r विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो r है वो x और y के लिए हाइपोटेन्यूज की तरह होगा, इसलिए r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए आज हम लोगों ने थोड़ा सा प्लेन मिरर को भी लास्ट में देख लिया। कल हम लोग प्लेन मिरर के क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है वो करेंगे, या जो प्लेन मिरर के क्वेश्चन नीट में या सीबीएसई में आ चुके हैं हम लोग पहले वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बात आपको हम और बता दें प्लेन मिरर में, क्योंकि ये बात भी कई बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुकी है, कि अगर हम मिरर को रोटेट कराएं यानी कि मिरर को हम घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री घूम जाती है। इसको समझने के लिए ये देखो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, और क्योंकि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ गई है इसलिए यही रिफ्लेक्टेड रे इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ये मिरर है, ये नॉर्मल है। एक रे इसको हम लोग चलो इंसिडेंट रे कह दें और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कह दें। जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग गिरती है तो वो अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। ठीक है, अब हमने इस मिरर को घुमा दिया, मिरर को हमने थीटा डिग्री घुमा दिया। जब मिरर को हमने थीटा डिग्री घुमा दिया तो इसका नॉर्मल भी थीटा डिग्री घूम गया। नॉर्मल जो पहले यहाँ था अब वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो नॉर्मल जो पहले यहाँ था, जब मिरर घूम जाएगा तो उसका नॉर्मल भी उसके साथ घूम जाएगा। इंसिडेंट रे जैसे पहले आ रही थी वैसे अभी भी आ रही है, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ध्यान से दोनों डायग्राम देखो, इंसिडेंट रे पहले जैसे आ रही थी वैसे अभी भी आ रही है। अरे ये नॉर्मल पहले यहाँ था, वहाँ कैसे चला गया? क्योंकि मिरर जो पहले इस पोजीशन पर था अब वो रोटेट हो गया। कितने डिग्री? थीटा डिग्री। तो अगर मिरर घूम जाएगा तो उसका नॉर्मल भी उतने ही डिग्री घूम जाएगा। मिरर घूमा क्लॉकवाइज तो नॉर्मल भी घूम गया क्लॉकवाइज। मिरर घूमा थीटा डिग्री क्लॉकवाइज तो नॉर्मल भी घूम गया थीटा डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये थीटा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होने की वजह से अगर ये थीटा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से ही लिए जाते हैं। आई नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई और ये आर आपस में बराबर होंगे, थीटा और ये थीटा। तो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे वाई डायरेक्शन में वापस जा रही थी अब वो वाई डायरेक्शन से 2 थीटा एंगल पर जा रही है। इससे साबित होता है कि अगर मिरर को थीटा डिग्री रोटेट किया जाएगा
तो रिफ्लेक्टेड रे में जो रोटेशन होगा दैट विल बी 2 थीटा। मतलब अगर मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो नॉर्मल की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ ओमेगा होगी। यानी कि फाइनल कंक्लूज़न ये है कि अगर मिरर को थीटा डिग्री घुमाया जाएगा तो नॉर्मल भी थीटा डिग्री घूमेगा और रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री रोटेट कर जाएगी। मतलब अगर मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो नॉर्मल की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ ओमेगा होगी। कल हम लोग रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आज भी क्वेश्चन किए हैं। कल हम लोग प्लेन मिरर के भी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ क्वेश्चन कर्व्ड मिरर के भी उठाएंगे, और फिर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, जिसमें प्रिज्म, स्लैब, पानी के अंदर से देखने पर बाहर की चीज़ें, बाहर से देखने पर अंदर की चीज़ें, और इसी प्रकार के तमाम चीज़ें, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉचीज़ फार्मूला, ये सब देखेंगे। और आर्टिकल के साथ साथ हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स को भी हैंडल करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके।